कहानी एक पुजारी के एक महिला के साथ भागने से शुरू होती है, जबकि सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। अचानक उनकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो पुजारी की पीठ पर कई कनाइयां फेंकता है। फिर मरने से पहले पुजारी महिला की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लेता है। उसके बाद 1 साल बीत जाता है और जंगल के बीच में एक लड़का जमीन पर लेटे हुए एक आदमी को देखता है और उस आदमी से पूछता है कि क्या वह भिखारी है। जवाब में बच्चे की मां ने उन्हें वहां से चले जाने को कहा, क्योंकि वह आदमी ईगल का टैंक था। थोड़ी देर बाद कहानी का नायक, जिसका नाम सैसो है, उठता है और शिकायत करता है कि उससे चील की बदबू आती है, क्योंकि चील उसकी पसंदीदा प्रकार की महिला है। वह ऐसी जगह देखता है जहां कोई नहीं दिखता और कहता है कि वह जानता है कि वहां कोई देख रहा है। वह हमला करने के लिए तैयार है, लेकिन एक लड़की देख रही है और इससे पहले कि वह कुछ कह सके, वह स्पष्ट रूप से सैसो पर गिर पड़ती है। वह पूछता है कि क्या इस महिला का पीछा किया जा रहा है, और जब उसे पुष्टि मिलती है तो वह कहता है कि वह उसकी मदद कर सकता है, क्योंकि यह उसकी समस्या है, उसकी नहीं। तभी कई हत्यारे सामने आते हैं और अब जब सैसो ने उन्हें देख लिया है तो वे लड़की के साथ उसे भी मारने का इरादा रखते हैं। उस समय हत्यारे सैसो पर कई वार करते हैं, लेकिन वह तुरंत अपना बचाव करता है और हत्यारे के सामने वह अपने विशेष हथियार को सक्रिय करता है। फिर वह एक गुप्त तकनीक का उपयोग करता है जो कुछ ही सेकंड में सभी हत्यारों को मार देती है। और इस शक्ति को देखते हुए उसकी अनामी कहलाने वाली महिला का कहना है कि क्योंकि वह बहुत मजबूत है, सैसो को उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अन्य हत्यारे शायद उस पर फिर से हमला करेंगे। इसके जवाब में सैसो का कहना है कि इस बार उसने सिर्फ इसलिए उसकी मदद की क्योंकि उसकी जान को खतरा था। हालांकि जैसा कि उसने पहले कहा था, उसका उसकी समस्या से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसे उसका सिर काटने से पहले चले जाना चाहिए। उस समय सैसो का पेट गड़बड़ाने लगता है और यह देखकर कि वह बहुत भूखा है, उसकी अनामी उसे भोजन की एक प्लेट खरीदने की पेशकश करती है। एक बार रेस्तरां में सैसो यह देखकर हैरान हो गया कि उसकी अनामी कितना खाना खा रही है। इतना ही नहीं, बल्कि उसे एहसास होता है कि उसके सारे घाव दूर हो गए हैं। खाते समय उसने खुलासा किया कि हत्यारे द्वारा उसे घेरने के बाद उसे लगा कि वह मरने वाली है, लेकिन सैसो को धन्यवाद, वह फिर से सुरक्षित थी। इसलिए उसने सैसो से कहा कि वह कम से कम उस गांव में उसके साथ चले जहां वह पहुंचना चाहती है। अपने उबाऊ जीवन में बहुत कुछ किए बिना सैसो अंततः उसे स्वीकार कर लेता है। इसके तुरंत बाद वह अपने अनामी के सिर पर मौजूद कलाकृति को देखता है और उसे इसमें मौजूद काली शक्ति का एहसास होता है। उसके बाद वे दोनों गांव की ओर चल देते हैं और जब वे वहां पहुंचते हैं तो सैसो कहता है कि वह जाने वाला है, क्योंकि वह पहले ही वह कर चुका है जिसके लिए वह सहमत था। उसी समय सैसो के सामने एक उल्लू प्रकट होता है और उल्लू के बगल में एक योद्धा पूछता है कि उसकी अनामी और सैसो गांव में क्यों प्रवेश कर रहे हैं। अनामी बताती है कि वह इजुमो मंदिर के पुरोहितों में से एक है, लेकिन योद्धा का कहना है कि सैसो एक हत्यारे से ज्यादा कुछ नहीं है और इसीलिए दोनों जमकर लड़ने लगते हैं। फिर योद्धा अपना परिचय साराटोबी ससुके के रूप में देता है और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। हमला होने पर सैसो अपनी तलवार सक्रिय करता है और साराटोबी पर पलटवार करता है, और जब वह अपने दुश्मन पर फिर से हमला करने के लिए कूदता है तो सैसो एक लकवाग्रस्त पत्ती तकनीक से आश्चर्यचकित हो जाता है। साराटोबी का कहना है कि सैसो कमजोर है और फिर उसे छेदने के लिए अपने कुत्ते का उपयोग करता है। हालांकि सैसो एक प्रतिस्थापन तकनीक का उपयोग करता है और साराटोबी पर फिर से हमला करता है। इस क्षमता को देखकर साराटोबी पूछता है कि सैसो का मालिक कौन है। जवाब में वह कहता है कि उसका कोई मालिक नहीं है और वह कभी किसी की सेवा में सिर नहीं झुकाएगा। इससे साराटोबी को गुस्सा आता है और दोनों फिर से द्वंद्व करने लगते हैं, लेकिन इजानामी लड़ाई में बाधा डालता है। वह कहती है कि वह केवल गांव के मालिक से मिलने के लिए वहां आई है। कुछ ही समय बाद इजानामी महल के रास्ते पर पहुंचता है। वहां सीनेट द्वारा और उसके सामने उसका स्वागत किया जाता है। इजानामी बताती हैं कि इजुमो के मंदिर पर अपराधियों के एक समूह ने हमला किया था और उसे पूरी तरह से जला दिया था, और भागते समय उसे सेनाटा की तलाश करने की सलाह दी गई थी। यही कारण है कि वह वहां है। यह सब सुनकर सीनेटा उससे कहती है कि वह उसकी मदद कर सकता है, क्योंकि ऐसी समस्या में शामिल होना उसके लिए अच्छा नहीं है जो उसकी नहीं है। हालांकि सीनेट ने इजानामी को कम से कम एक रात वहां बिताने देने का वादा किया है। इनकार किए जाने और अकेले रहने के बाद इजानामी रोने लगती है और दुनिया के बहुत क्रूर होने के बारे में सैसू से कुछ बहुत कठोर शब्द सुनने के बाद इजानामी खुद को उसके शरीर पर गिरा देती है और भी अधिक रोने लगती है। कोई विकल्प नहीं बचा होने पर सैसू ने उसे सांत्वना दी और थोड़ी देर बाद उसने रीड़ा गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन इजानामी ने उसका पीछा करने का फैसला किया, क्योंकि उसके पास गांव में करने के लिए और कुछ नहीं है।
जवाब में सैसु ने बताया कि उसे उसके साथ जाने की कोई इच्छा नहीं है। वह कहता है कि वह अपनी जान को सबसे ऊपर रखता है और वह खुद को बचाने के लिए उसे मरने भी देगा। अंत में कई जंजीरें सैसु और इज़ानामी को बांध देती हैं और उनके सामने कई हत्यारे दिखाई देते हैं जो उन्हें मारने के लिए तैयार हैं। सैसु को पता चलता है कि ये हत्यारे पिछले हत्यारों की तुलना में बहुत मजबूत हैं, इसलिए हत्यारे इज़ानामी को मारने के लिए निकल पड़े। लेकिन तभी साराटोबी साल प्रकट होता है और उसके साथ सेनाटा भी होता है, जो खुलासा करता है कि उसने अपनी अनामी से झूठ बोला था। उसका लक्ष्य उसे जाने देना था ताकि उस पर हमला किया जा सके और ताकि वह जान सके कि जिन दुश्मनों का वह सामना कर रहा है वे कौन हैं। उस पल में साइसा खुद को जंजीरों से मुक्त कर लेती है और तत्काल प्रकाश नामक एक गुप्त क्षमता को सक्रिय कर देती है। फिर पलक झपकते ही हत्यारे मारे जाते हैं, लेकिन उनमें से अधिक सामने आते हैं और उस खूनी दृश्य को देखकर उसकी अनामी को आश्चर्य होता है कि हत्यारे उसे इतनी बुरी तरह से क्यों मारना चाहते थे। कहीं से भी उसके सिर पर कलाकृति काली पड़ जाती है और एक ब्लैक होल उत्पन्न होता है जिससे सभी हत्यारे एक ही बार में मर जाते हैं। यह शक्ति जंगल के बीच में बहुत अधिक विनाश का कारण बनती है और इससे पहले कि उसका अनामी एक हत्यारे को खत्म करने के लिए इसका दोबारा उपयोग कर सके, जो बच गया। साइसा दौड़ती है और उसे मार देती है ताकि उसकी अनामी वापस सामान्य हो जाए। सिनाटा ने तब खुलासा किया कि उसकी अनामी को किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, यह खुलासा करते हुए कि वह उसकी रक्षा के लिए कुछ भी करेगा। जवाब में उसकी अनामी सिनाटा से साइसा का मालिक बनने के लिए कहती है और चूंकि साइसा को उसकी अनामी से भोजन मिला था, सिनाटा कहती है कि साइसा को कम से कम लड़की को इनाम देना चाहिए। वह सचमुच साइसा को उसका नौकर बनने के लिए कहता है। उसके बाद रोकुरो नाम के अपने नौकर के साथ अकेले सिनाटा कहते हैं कि उन्होंने अपनी अनामी की शक्ति को अपनी आंखों से देखा था और उसी क्षण उन्हें एहसास हुआ कि दुश्मन दुनिया पर शासन करने के लिए उस शक्ति की तलाश कर रहे थे। रोकुरो का कहना है कि सिनाटा को इस अनामी को खत्म कर देना चाहिए। हालांकि सिनाटा का कहना है कि उसे अनामी का सामना करने में सक्षम होने के लिए 10 बहुत शक्तिशाली नायकों की आवश्यकता है जो उसके अनामी के सिर में अवशेष का शिकार कर रहे हैं। इस बीच साइसा पाइप के माध्यम से सब कुछ सुन रही है और वह सोचती है कि सिनाटा का अंतिम लक्ष्य क्या है। हालांकि रोकुरो को उसकी उपस्थिति का एहसास होता है, इसलिए वह उसकी ओर एक हवाई कौशल का उपयोग करता है और जब साइसा को अकेला छोड़ दिया जाता है तो वह इस तथ्य पर विचार करता है कि सिनाटा के सभी नौकर बेहद कुशल हैं। अचानक वह मर जाता है और अगले दिन उठता है। उसे एहसास होता है कि उसकी अनामी उसके पास ही है और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसकी अनामी खाना खाने के लिए बाहर चली जाती है और वह वहीं अकेला रह जाता है। अब एक अन्य स्थान पर एक आदमी पूछता है कि उसके नौकर को अभी तक वह क्यों नहीं मिला जो उसने मांगा था। वह कहता है कि यदि आवश्यक हो तो उसके नौकर को सिनाटा को भी खत्म कर देना चाहिए ताकि वह वस्तु प्राप्त कर सके जो उसकी अनामी ले जा रही है। इस बीच हमारी पुजारिन वुइता गांव में होने वाले उत्सव के लिए एक पोशाक चुन रही है। वह साइसा से सर्वश्रेष्ठ पोशाक चुनने में मदद करने के लिए कहने का फैसला करती है और वह कहता है कि सबसे अच्छी पोशाक एक छोटी काली स्कर्ट होगी, लेकिन उसकी अनामी उसे पहनना नहीं चाहती है। इसलिए साइसा जंगल में पहुंचकर भागने का फैसला करती है, जहां वह कहता है कि उसे अपनी अनामी का पीछा करना बंद करने के लिए एक त्वरित रास्ता खोजने की जरूरत है। अचानक उसकी नजर झरने में नहाती हुई एक महिला पर पड़ी। वह एक अच्छे इंसान की तरह व्यवहार करता है और करीब आता है। जल्दी ही उसे एहसास हो जाता है कि वह कौन है। महिला को साइसा की उपस्थिति का एहसास होता है और वह तुरंत उस पर हमला करने के लिए बर्फ के कांटे का उपयोग करती है, लेकिन साइसा खुद का बचाव करने में सफल हो जाती है और फिर हमें केवल दर्शकों को बताती है कि महिला का नाम अनास्तासिया है। महिला को पता चलता है कि जिस निंजा पर उसने हमला किया था वह सैसु था और क्रोधित होने के बजाय वह वास्तव में बचपन का दोस्त पाकर बहुत खुश है। वह बताती है कि उसे भी सिनाटा ने काम पर रखा था और इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसकी अनामी उसके चेहरे पर उग्र भाव लेकर प्रकट होती है और सैसु को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन सिनाटा उसे रोक देती है और कहती है कि सैसा को एक महिला के साथ बेहतर व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद सेनाटा अनास्तासिया से रिपोर्ट मांगती है और जवाब में वह उसे बताती है कि वह कुनिजाकी नामक गांव में गई थी और वहां एक विशालकाय सांप था जो आसानी से एक इंसान को निगल सकता था। सेनाटा को एहसास होता है कि यह अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसका मानना है कि उसका नौकर साराटोबी इसे स्वयं हल कर सकता है, इसलिए वह सभी को त्योहार का आनंद लेने के लिए वापस जाने का आदेश देता है। पार्टी में
सेनाटा एक बड़ा उत्सव शुरू करता है जो सभी को मंत्रमुग्ध कर देता है, और ऐसा होते देखकर अनास्तासिया कहती है कि सेनाटा में लोगों को मोहित करने की प्राकृतिक क्षमता है। और अनास्तासिया को एहसास होता है कि इस तरह की सामाजिक क्षमता साइसा को डरा देती है, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा डर लड़ाई से लगता था किसी के साथ। लेकिन अंदर ही अंदर वह जानती थी कि वह सेवा के लिए एक मास्टर की तलाश में है। अनामी का शो देखने और अनास्तासिया के ताने सुनने के बाद सैसु ने प्रशिक्षण के लिए उत्सव छोड़ने का फैसला किया। उसकी अनामी को ईर्ष्या होती है जब वह अनास्तासिया को सैसु के साथ जाते हुए देखती है, इसलिए जैसे ही प्रदर्शन खत्म होता है वह सैसु के पीछे दौड़ती है और सचमुच अनास्तासिया को लात मारकर उससे दूर कर देती है। फिर वह बताती है कि वह उनके पास आने वाली किसी बुरी और शक्तिशाली चीज की उपस्थिति को महसूस कर रही थी, जिससे साइसा उत्सुक हो गई और उसने इसे जांचने के लिए जंगल में जाने का फैसला किया। उसे तुरंत किसी बुरी उपस्थिति का आभास हो जाता है और उसी क्षण एक विशाल सांप उसकी अनामी पर हमला करने की कोशिश करता है। साइसा तुरंत अपनी अनामी को अपनी गोद में उठाकर बचाने में सफल हो जाती है। वह तुरंत सांप के विभिन्न हमलों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन लापरवाही के क्षण में सैसु को सांप से सीधा हमला करना पड़ता है, जो जाल में फंस जाता है। फिर वह अपनी अनामी को भागने का आदेश देता है, लेकिन उसे इतनी मेहनत करते देखकर उसने फैसला किया कि वह उसकी मदद करेगी। साइसा ने सांप के नीचे से निकलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने का फैसला किया। हालांकि यह अभी भी पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसने एक बम विस्फोट किया जो सांप को पीछे की ओर फेंक देता है, और घायल होने के बावजूद और बिना किसी विस्फोटक के साइसु को एहसास होता है कि सांप था गुप्त तकनीक से नियंत्रित किया जा रहा है। फिर वह सांप के पीछे जाता है, और जब वह उसके सिर तक पहुंचता है तो वह क्षमता को रद्द करने के प्रयास में प्राणियों को छेदता है, लेकिन सांप फट जाता है, जिससे भारी विनाश होता है। और स्क्रिप्ट के दैवीय चमत्कार के लिए धन्यवाद। सैसु बिना किसी नुकसान के जाग गया, अब एक बड़े छेद में है। हिसोनोमी सैसु को ढूंढती है और उसके सामने वह हमेशा उसके करीब रहने की अपनी महान इच्छा प्रकट करती है। चूंकि उसके लिए सैसु वह रोशनी है जिसने उसकी जान बचाई, और इसलिए उनका मानना है कि उन दोनों को हमेशा एक साथ रहना चाहिए। इसके जवाब में सैसु कहती हैं कि वह मोटी है, और भले ही वह गहरे रंग की एक्सेसरी पहनती हो, फिर भी वह इतनी जाहिल नहीं है कि वह उससे प्यार कर सके। वह बताता है कि वह दुनिया का सबसे इमो आदमी है, और इतना उज्ज्वल और प्रकाश से भरा व्यक्ति कभी भी उसके जैसे किसी व्यक्ति के बगल में खड़ा नहीं हो सकता है। वह कहता है कि वह एक अच्छा इंसान नहीं है, और उसके आसपास रहने से उसे केवल निराशा महसूस होगी। इसके जवाब में इजानामी का कहना है कि उसका कभी कोई वास्तविक रिश्तेदार नहीं था, और जब वह पैदा हुई थी तो उसे इजुमो मंदिर के सामने फेंक दिया गया था। इजानामी का कहना है कि केवल पुजारी ने ही कभी उसकी परवाह की थी और उसकी रक्षा की थी, लेकिन अब वह मर चुका है और सैसु ही एकमात्र व्यक्ति है जो उसकी देखभाल कर सकता है। सैसु का कहना है कि उसे किसी प्रकार की मानसिक समस्या होगी, लेकिन यह अभी भी उसे उसके जैसा बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। वह संसाधनों को संरक्षित करने के लिए लगाई गई आग को बुझाने का फैसला करता है, लेकिन इज़ानामी ने नोटिस किया कि धुआं एक विशिष्ट दिशा में जा रहा है, और यह देखकर सैसु को एहसास हुआ कि पास में ही कोई रास्ता होना चाहिए, लेकिन इसे ढूंढने के लिए उसे चट्टानों को काटना होगा। लेकिन अगर उसने कोई गलती की तो चट्टानें उन दोनों को कुचल देंगी। इज़ानामी कहती है कि उसे इस बारे में चिंता नहीं है, यह खुलासा करते हुए कि उसे सैसु की क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। यह सुनकर सैसु अंततः चट्टानों को नष्ट करने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग करता है, और इसके लिए धन्यवाद। दोनों बाहर निकलने में कामयाब होते हैं। बाहर निकलते समय सैसु को पता चलता है कि गांव पर हमला हो रहा है। गांव में हर कोई हताश है, जबकि सेनाटा सभी को सुरक्षित रूप से भागने की कोशिश करती है। सौराटोबी का सामना एक ऐसी महिला से होता है जो विशाल सांपों को नियंत्रित करने की क्षमता रखती है, और हमलों के आदान प्रदान के बीच सौराटोबी की आंख में जहर डाल दिया जाता है। मामले को बदतर बनाने के लिए उसके पीछे एक विशाल सांप दिखाई देता है, लेकिन कहीं से भी सांप जम जाता है। फिर एनेस्थीसिया प्रकट होता है, जिससे पता चलता है कि लड़ाई अब एक के खिलाफ होगी, लेकिन सौराटोबी ने उसे रोक दिया और कहा कि यह उसकी लड़ाई है। जवाब में सांप को नियंत्रित करने वाली महिला बताती है कि उसका उद्देश्य केवल उनका ध्यान भटकाना है, और यह जानने पर सौराटोबी आसानी से उसे पीट देती है और फिर कहती है कि वह जीवित नहीं बच पाएगी। उएदा गांव में इज़ानामी पर एक निंजा द्वारा हमला किया जाता है, और जब वह निंजा का मुखौटा देखती है तो वह उसे उसी व्यक्ति के रूप में पहचानती है जिसने इजुमो मंदिर में सभी पुजारियों की हत्या कर दी थी।
फिर निंजा अपना परिचय हथौड़ी हंजो के रूप में देता है और कहता है कि उसका उद्देश्य अपने मालिक के लिए इस जानामी का अपहरण करना है, लेकिन सैसू उसी क्षण प्रकट होता है और कहता है कि दुर्भाग्य से वह ऐसा नहीं होने दे सकता। इस जानामी तुरंत सैसू को बताता है कि हटोरी एक बेहद मजबूत निंजा है, लेकिन सैसू के लिए उससे ज्यादा मजबूत कोई नहीं है। यह सुनकर हटोरी तेजी से उस पर आगे बढ़ता है। वह सैसू पर हमला करता है और सोचता है कि उसने लड़ाई जीत ली है, लेकिन उसने जो मारा वह सिर्फ एक भ्रम था। सैसू इस मौके का फायदा उठाकर अपने दुश्मन पर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हटोरी आसानी से अपना बचाव करने में सफल हो जाता है और पलटवार भी करता है, जिससे सैसू के चेहरे पर एक कट लग जाता है। दुर्भाग्य से सैसू अभी भी सांप के साथ अपनी आखिरी लड़ाई से घायल है, इसलिए उसे इस लड़ाई को जल्दी खत्म करने की जरूरत है। वह अपनी अनोखी तलवार को सक्रिय करता है, फिर हटोरी पर कई अदृश्य कुत्ते फेंकता है। उसका उद्देश्य लड़ाई को एक झटके में समाप्त करना है, लेकिन हटोरी बिना किसी कठिनाई के अपने हमलों का बचाव करता है। और आश्चर्य होता है कि क्या सिसु वास्तव में उतना ही मजबूत है जितना अफवाहों में कहा गया है, क्योंकि अब तक वह सिर्फ नाच रहा है और उसके सामने घूम रहा है, कैबरे में महिलाओं की तुलना में कमजोर है। उनका कहना है कि अफवाहों के अनुसार सिसु इतना कुशल था कि कोई भी उस पर वार नहीं कर सकता था और इस कौशल के लिए उसे कई उपाधियां मिलीं। जैसा कि कहा गया है, हटोरी सिसु के पीछे जाता है और आसानी से स्थिर हो जाता है। मामले को बदतर बनाने